चले जी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की एग्जाम्पल है। इसमें दो कॉन्सेप्ट जो है मैं बारी बारी कर रहा हूँ डिस्कस। मैं दोबारा से बता दूं जो मैंने शुरू के एग्जाम्पल में बोला, ये सारे सवालात आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं फॉर अ फुल फ्लैज कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। छोटे छोटे से आइटम है, आए जरा इनके ऊपर बारी बारी बात करते हैं। सर इस सवाल के अंदर हमारे पास मल्टीपल एनआरवी का एक कॉन्सेप्ट है और हमारे पास रीवर्क की एक कॉस्ट है। आए मैं सवाल का डाटा आपको समझा दूं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरा मशवरा है रिकॉर्डिंग पॉज करके सवाल को छाप लें। उसके बाद यहाँ से अगर आप रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे तो आपको इसको सुनने में समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सर आपके पास दो इन्वेंट्री आइटम है, सी और डी। दोनों फिनिश गुड्स की टोटल इन्वेंट्री काउंट आपके सामने इसने प्रेजेंट कर दिया है। दोनों आइटम की पर यूनिट कॉस्ट आपके सामने है। दोनों आइटम की सेलिंग प्राइस आपके सामने है, अगेन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अभी हमने पिछले सवाल में सीखा सेल्स टैक्स के पैसे हमारी जेब में नहीं जाते, हम सेल्स टैक्स को रिमूव करने के बाद जो प्राइस आती है उस सेलिंग प्राइस को अपने पास कंसिडर करते हैं एनआरवी निकालने के लिए। सर फिर दोनों की सेलिंग कॉस्ट इसने आपको बता दी, फिर ये भी साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इन 3000 यूनिट्स में से 1000 यूनिट डैमेज हो चुके हुए और इस 4200 यूनिट्स में से 1200 यूनिट हमारे पास खराब हो चुके हुए। सर साथ में उसने एक आइटम आपको और बताया, रीवर्क कॉस्ट 250 और 360 रुपए की। सर रीवर्क कॉस्ट क्या चीज़ है? सर रीवर्क कॉस्ट ये है कि जनाब आपके पास इन्वेंट्री के अंदर माल था रखा हुआ फिनिश गुड्स का, और वो माल आपसे वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, किसी भी वजह से वो फिनिश गुड्स आपके पास डैमेज जो है वो यूनिट्स के अंदर आ गया। आपकी जो है एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने गाड़ी बना के जो है वो खड़ी की है, बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके पास जो है वो गाड़ी है। 50 लाख की आप मार्केट में बेचते हैं, 30 लाख रुपए की आपके पास बनती है। लेकिन मसला ये हुआ कि जब आप गाड़ी को असेंबली लाइन से उतार के वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होते होते वो गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई, सही है ना। उसके बोनट के ऊपर, उसकी स्क्रीन के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट आके जो है वो गिर गया और वो आइटम आपके पास वेस्ट हो गया। अब मैनेजर ने आपको ये बोला, यार हम चाहें तो इस गाड़ी को एज इट इज सेम कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन में ये है, डेंट इस पे आ चुका हुआ है, इसको एज इट इज इसी कंडीशन के अंदर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि क्यों ना हम इस गाड़ी के ऊपर मजीद पैसे खर्च करें, जो डेंट, जो डैमेज इसके ऊपर हो गया है उसको सही करें, और सही करने के बाद इस गाड़ी को इसकी नॉर्मल फुल मार्केट सेलिंग प्राइस के ऊपर सेल करें। अब ये वो केस आपके पास हो गया जहां पर आपके पास जो है वो चॉइस आना स्टार्ट हो गई है, और चॉइस आपके पास ये है, या तो इसको डैमेज कंडीशन के अंदर बेचो या इसको सही करने के बाद बेचो। तो याद रखिएगा, जब आपके पास दो पोटेंशियल प्राइसेस हों, दो पोटेंशियल एनआरवीज हों, तो कॉमन सेंस की बात है। गाड़ी हमने बनाई, 30 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे कर दें, ठीक है ना। मैं इस खराब गाड़ी को जो नॉर्मली 50 लाख रुपए की बिक सकती है, खराब गाड़ी को अगर इसी कंडीशन के अंदर बेचूंगा तो मेरा जो डीलर है वो मुझे इस गाड़ी के, खराब गाड़ी के 35 लाख रुपए पे करेगा। लेकिन मेरे पास एक फ़ायदा और भी है, एक ऑप्शन और भी है, सॉरी, वो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस गाड़ी पे 10 लाख रुपए खर्च करूं और इस गाड़ी को 50 लाख की पूरी प्राइस के ऊपर बेच दूं। 30 लाख की गाड़ी थी, अगर मैं इस पर 50 लाख रुपए खर्च करता, 10 लाख रुपए खर्च करता हूं तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए की हो जाएगी, और फिर मैं इसको 50 लाख का बेच रहूँगा। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। सर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, जाहिर सी बात है कि मैं इसको एज इट इज सेम कंडीशन के अंदर बेच दूं, 35 लाख की ये गाड़ी बिक जाएगी। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है तो मैं वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, या मैं वो वाली एनआरवी सेलेक्ट करूंगा, या वो वाली प्राइस सेलेक्ट करूंगा जो हायर प्राइस होगी। कॉमन सेंस की बात है। तो इस केस में आपके पास प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि सही है, ये तो हमें मालूम है कि कॉस्ट और एनआरवी के अंदर जब चॉइस आ रही होती है तो हम लोअर के ऊपर जो है वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभार बच्चा इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की हमारे पास एक से ज़्यादा एनआरवी हो तो क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चे, जो ज़्यादा रेट का आइटम होगा, अगर मैं अपने आइटम को 20 रुपये का भी बेच सकता हूँ, मैं अपने आइटम को काम करवाने के बाद 25 रुपये का बेच सकता हूँ, तो जो ज़्यादा वाला आइटम है मैं उस एनआरवी को अपने पास जो है वो सेलेक्ट करूँगा। जाहिर सी बात है मुझे अच्छे रेट पर अपने प्रोडक्ट को बेचने की ख्वाहिश होगी। आए सवाल को ज़रा देखें, सवाल के बहाने आपको 2-3-4 बातें समझ में आ जाएंगी। कुछ कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर डिस्कस किए थे। सर आपको नीचे इसने एक बात बोल दी है जनाब, डैमेज यूनिट्स कैन बी सोल्ड फॉर 50% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और एक ऑप्शन आपके पास और भी है, इट कैन बी सोल्ड फॉर इट्स फुल सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं उसी रेट के ऊपर जिस रेट में बाकी यूनिट जा रहे होते हैं आप उसमें बेच सकते हैं, लेकिन आफ्टर इनकरिंग अ रीवर्क कॉस्ट, आपको उस पर काम करवा के बेचना पड़ेगा, ऐसे आप इसको नहीं बेच सकते। सर आए तरह सवाल को सॉल्व करें, बारी बारी बात करेंगे दोनों आइटम्स की। जनाब हमारे पास सबसे पहले मेरे बच्चे आ रहा है फिनिश गुड सी, जिसके हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं मेरे भाई 3000, ठीक है ना। सर इस 3000 यूनिट्स के मैं दो हिस्से अपने पास बना देता हूँ। एक तो मेरे पास वो हैं जो बिल्कुल सही यूनिट्स हैं, जिनको मैं अपने पास बोल देता हूँ गुड यूनिट्स, और एक मेरे पास हैं डैमेज यूनिट्स।
अच्छा, सवाल के अंदर उसने मुझे बता दिया है कि जनाब डैमेज यूनिट 1000 हैं और फिनिश गुड क्योंकि 3000 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2000 मेरे पास गुड यूनिट्स हैं और 1000 मेरे पास डैमेज यूनिट्स हैं। सर सिंपल एज दैट, वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं, हम दोनों आइटम्स के लिए इनकी कॉस्ट और एनआरवी को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मैं इस आइटम की कॉस्ट की बात करूं तो इस आइटम की कॉस्ट मुझे सवाल में दी हुई है, इस आइटम की कॉस्ट मेरे पास आ रही है 600 रुपये की। तो या तो मैं इसको 600 रुपये का रिकॉर्ड करूंगा या मैं इसको इसकी एनआरवी पे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मैं देख लूं कि एनआरवी इसकी बन कितनी रही है। अच्छा, अभी ज़रा दिमाग में रखिएगा प्लीज़, थोड़ा होश में रहिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ गुड यूनिट्स की, ये मैं बात कर रहा हूँ गुड यूनिट्स की। सर गुड यूनिट्स का मतलब है कि इनके ऊपर मुझे रीवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट में एज इट इज़ कंडीशन के अंदर सेल हो सकते हैं। सर इसकी सेलिंग प्राइस मेरे पास दी हुई थी, मेरे पास इस आइटम की सेलिंग प्राइस मेरे भाई आ रही है 1150 रुपये, लेकिन इस पर 15% का टैक्स शामिल है। अगर आप इसमें से सेल्स टैक्स की अमाउंट रिमूव कर देंगे तकरीबन 150 रुपये बन रही है। आप अपने पास चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये इंक्लूसिव है, तो 11,050 को आप डिवाइड कर दें 1.15 से, 15% आपके पास सेल्स टैक्स है, आपके पास नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सर इसका मतलब ये आइटम जो मैं बेच रहा हूँ, जो पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं, जो पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं मेरे भाई, वो आ रहे हैं 1000 रुपये। लेकिन इसको 1000 रुपये का बेचने के लिए मुझे इस पर सेलिंग कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ेगी। सर सेलिंग कॉस्ट मेरे पास आ रही है 100 रुपये, और सेलिंग कॉस्ट 100 रुपये आने का मतलब ये हुआ कि जनाब ये आइटम का एनआरवी मेरे पास आ रहा है 900 रुपये का। तो सर सिंपल सी बात है, आसान बात है, इसको ज़रा फटाफट हाथ के हाथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। गुड यूनिट्स या तो 600 रुपये के हैं, 900 रुपये के मार्केट में बिक रहे हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट के ऊपर मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक अजान ब्रेक हो गया, इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं।